ऑपरेटर ने रिएक्टर का पावर लेवल जानबूझकर कम किया और कुछ ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम्स डिसेबल कर दिए टेम्परेरी। रिएक्टर्स ऑलरेडी हाई अनस्टेबल स्टेज में थे, इसलिए इस स्टेप से एक सडन एक्सट्रीम पावर स्पाइक हुआ। कुछ ही सेकंड में फ्यूल ओवरहीट हो जाता है और पानी तुरंत ही स्टीम में बदल जाता है। एक्सप्लोजन के बाद पहले ही कुछ ही घंटों में या फिर कुछ ही दिनों में सोवियत यूनियन ने तुरंत ही अनाउंसमेंट नहीं की और कई लोकल्स को भी रियल डेंजर के बारे में नहीं बताया गया। चेरनोबिल डिजास्टर की शुरुआत 26 अप्रैल 1986 को अर्ली मॉर्निंग हुई थी। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, जो प्रिपेयर सिटी के पास नॉर्दर्न यूक्रेन में लोकेटेड था, वो उस टाइम पे यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट था। ये प्लांट रीजन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेशन में से एक था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। यहाँ 4 रिएक्टर ऑपरेशनल थे और 2 और रिएक्टर कंस्ट्रक्शन फेज में थे। अब ये जो रिएक्टर 4 जिसमें एक्सीडेंट हुआ, लगभग 2 साल से चल रहा था और फुल्ली ऑपरेशन माना जाता था। इंसिडेंट वाली रात एक लेट नाइट इंजीनियरिंग टेस्ट शेड्यूल हुई, जो रूटीन शटडाउन के दौरान होना था और आसपास के लोगों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ अनयूजुअल होने वाला है। ये इंसिडेंट कैसे हुआ, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, जो एक प्रोसेस है जिसमें हेवी एटम का न्यूक्लियस, यूजुअली यूरेनियम 235, एक न्यूट्रॉन के स्ट्राइक करने पर स्प्लिट हो जाता है। इस स्प्लिटिंग से बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जो चेन रिएक्शन को कंट्रोल तरीके से कंटिन्यू करते हैं। ये रिएक्टर के अंदर हीट पानी बॉईल करती है और जिससे हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होती है। उस स्टीम से जनरेटर के टरबाइन घूमते हैं, जो डायरेक्टली जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं और फिर उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। रिएक्शन को स्टेबल और सेफ रखने के लिए कंट्रोल रॉड्स यूज की जाती है, जो स्पेशल न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनी हुई होती है और जरूरत पड़ने पर रिएक्शन को स्लो और स्टॉप कर सकती है। साथ ही एक एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम भी होती है, जो रिएक्टर कोर की एक्स्ट्रा हीट रिमूव करती है ताकि ओवर हीटिंग से बचा जा सके। अब 25 और 26 को इंजीनियर्स रिएक्टर 4 पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे, ये चेक करना कि शटडाउन के बाद भी टरबाइन थोड़ी देर तक इनफ एनर्जी जनरेट कर पाती है या नहीं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर ने रिएक्टर का पावर लेवल जानबूझकर कम किया और कुछ ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम्स डिसेबल कर दिए टेम्परेरी, जो नॉर्मली अनसेफ कंडीशन में रिएक्टर को तुरंत शटडाउन कर देते हैं। पहले हुए डिले और कुछ ऑपरेटर डिसीजन की वजह से टेस्ट अनस्टेबल सिचुएशन में स्टार्ट हुआ, जहाँ रिएक्टर बहुत लो और डिफिकल्ट टू कंट्रोल पावर लेवल पे चल रहा था। इस स्टेप ने सेफ्टी लेयर्स कम कर दिए और रिएक्टर सडन डेंजरस पावर सर्ज के रिस्क पे आ गया। रिएक्टर 4 में आरबीएम के डिजाइन यूज हुआ था, जो सोवियत बिल्ड रिएक्टर टाइप था। इस डिजाइन में ग्रेफाइट ब्लॉक न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए यूज होते हैं और नॉर्मली पानी फ्यूल को कुक करने के लिए, लेकिन कॉम्बिनेशन लो पावर पे अनस्टेबल माना जाता था। टेस्ट के दौरान जब पावर लेवल सडनली गिर गए, तब रिएक्टर को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और आउटपुट में सडन स्विंग आने का रिस्क बढ़ गया। पावर वापस बढ़ाने के लिए ऑपरेटर ने ज्यादातर कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाल दिए, जो नॉर्मली न्यूट्रॉन ऑब्जर्विंग रॉड्स होती है और रिएक्शन को रेगुलेट करती है। जब रिएक्टर में बहुत ही कम रॉड बची, तब रिएक्टर का सेफ्टी मार्जिन बहुत ही कम हो गया। मतलब अब छोटा सा चेंज भी पावर लेवल्स को बहुत डेंजरस लेवल तक पहुंचा सकता था। लगभग रात 1:30 बजे ऑपरेटर्स ने इमरजेंसी शटडाउन बटन प्रेस किया, जिसे AZ5 बोला जाता है। इसका पर्पस था सारे कंट्रोल रॉड्स को वापस कोर में डालकर न्यूक्लियर रिएक्शन को तुरंत रोकना, जो एंटर करते ही कुछ सेकेंड्स के लिए रिएक्शन को कम करने की वजह बढ़ा देता है। रिएक्टर्स ऑलरेडी हाई अनस्टेबल स्टेज में थे, इसलिए इस स्टेप से एक सडन एक्सट्रीम पावर स्पाइक हुआ। कुछ ही सेकंड में फ्यूल ओवरहीट हो जाता है और पानी तुरंत ही स्टीम में बदल जाता है, जिससे प्रेशर शार्पली बढ़ गया और एक पावरफुल स्टीम एक्सप्लोजन ने रिएक्टर का वेसल तोड़ दिया। इसके बाद एक और एक्सप्लोजन होता है, जो हेवी कंक्रीट और स्टील कवर को उड़ा देता है, जिससे रिएक्टर ओपन एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। जब एक्सप्लोजन ने रिएक्टर बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया, तो न्यूक्लियर कोर बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाता है और सुपरहीटेड फ्यूल और ग्रेफाइट के टुकड़े हो जाते हैं। ग्रेफाइट, जो नॉर्मली रिएक्शन कंट्रोल में हेल्प करता है, हवा के कांटेक्ट में आते ही जलने लगा और कई दिन तक जलता रहा। ये बर्निंग ग्रेफाइट चिमनी की तरह काम कर रहा था, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को ऊपर एटमॉस्फेयर तक ले जा रहा था और इन पार्टिकल्स में डेंजरस आइसोटोप जैसे आयोडीन 131 और सीसियम 137 शामिल थे, जो हार्मफुल रेडिएशन एमिट करते हैं। इस रिएक्टर टाइप के अराउंड स्ट्रॉन्ग कंटेनमेंट स्ट्रक्चर नहीं था, जैसे वेस्टर्न रिएक्टर्स के होते हैं, इसलिए रिलीज को रोकने के लिए कोई सॉलिड बैरियर नहीं था और रेडियो एक्टिव डस्ट और गैस आसपास के रीजन्स में बढ़ने लगे। यूरोप के कई कंट्रीज तक स्प्रेड हो गया था। प्लांट वर्कर्स और लोकल फायर फाइटर सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाले लोग थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि वो इंटेंस रेडिएशन एक्सपोजर को फेस कर रहे हैं। फायर क्रू कुछ ही मिनट्स में साइट पर पहुंच जाता है
पर ये लोग बिना किसी प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर के ये आग को बुझा रहे थे। कुछ लोगों ने हाईली रेडियोएक्टिव डेब्रिस को हाथ से हटाया बिना रिस्क जाने। 2 लोगों की डेथ उसी रात ब्लास्ट की इंजरी में हुई और कुछ हफ्तों में कई रिस्पॉन्डर्स को स्टाफ को एक्यूट रेडिएशन सिकनेस डेवलप हुई। ये एक सीरियस कंडीशन होती है जो कि बहुत ही हाई डोज ऑफ रेडिएशन की वजह से होती है, जो बोन मैरो और इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करती है। इसके सिम्टम्स में सीवियर नौशिया, स्किन बर्न, एक्सट्रीम वीकनेस और इम्यून सिस्टम फेलियर था। और कुछ ही महीनों बाद कम से कम 28 रिस्पॉन्डर्स की डेथ हो जाती है। रेडिएशन वो एनर्जी है जो अनस्टेबल एटम्स के टूटने के बाद रिलीज करते हैं, और जब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ब्रीदिंग के थ्रू, खाने के थ्रू या पानी के थ्रू बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो ये लिविंग सेल्स को अंदर से डैमेज करते हैं। ये डैमेज डीएनए लेवल पर होता है, जो सेल्स को मार सकता है और उनमें म्यूटेशन कर सकता है, जो बाद में कैंसर और दूसरी डिजीज का रीजन बन सकता है। हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बॉडी में अलग तरह से बिहेव करता है। जैसे आयोडीन 131 मोस्टली थायराइड ग्लैंड्स में कलेक्ट होता है, जबकि सेसियम 137 सॉफ्ट टिश्यूज में स्प्रेड होता है, इसलिए कुछ ऑर्गन्स को ज्यादा रिस्क होता है। शॉर्ट टाइम में हाई डोज मिलने से तुरंत ही सीरियस इलनेस होती है, जबकि लॉन्ग टाइम तक लो एक्सपोजर से लॉन्ग टाइम हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं। एक्सप्लोजन के बाद पहले ही कुछ ही घंटों में या फिर कुछ ही दिनों में सोवियत यूनियन ने तुरंत ही अनाउंसमेंट नहीं की, और कई लोकल्स को भी रियल डेंजर के बारे में नहीं बताया गया। दुनिया को तब पता चला जब कुछ सीरियस हुआ। स्वीडन के न्यूक्लियर पावर प्लांट ने 28 अप्रैल को अनयूजुअल हाई रेडिएशन लेवल डिटेक्ट किए, जो लगभग 2 दिन बाद था, और उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये लीक उनके प्लांट से नहीं है। साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिव क्लाउड्स की डायरेक्शन ट्रेस की जो सोवियत यूनियन की तरफ पॉइंट कर रही थी, जिससे सोवियत यूनियन के अथॉरिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ा कि चेर्नोबिल में एक इंसिडेंट हुआ है। ये डीले डिस्क्लोजर इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस हुआ और बाद में एक मेजर एग्जाम्पल बना कि ट्रांसपेरेंसी की कमी टेक्नोलॉजी डिजास्टर के इम्पैक्ट को और बढ़ा सकती है। प्रिपेयर सिटी में लगभग 50,000 लोग रहते थे। एक्सप्लोजन के करीब 36 घंटे बाद इवैक्यूएशन की गई, तब तक रेडिएशन लेवल काफी बढ़ चुके थे। अथॉरिटीज ने जल्दी से बस इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइज की और रेजिडेंट्स को बोला कि ये टेम्परेरी मूव है, इसलिए ज्यादातर लोग अपने सिर्फ एसेंशियल सामान के लेकर निकले। अगले कुछ हफ्तों में इवैक्यूएशन विलेजेस और टाउन्स तक एक्सपांड हुआ। आखिर में प्लांट के अराउंड लगभग 30 किलोमीटर का एरिया रिस्ट्रिक्टेड डिक्लेयर किया गया, जिसे एक्सक्लूजन जोन बोला गया, जहां अनसेफ रेडिएशन लेवल की वजह से सिविलियन सेटलमेंट्स पर बैन लगा दिया गया है। ये जोन आज भी लार्जली अनहैबिटेड है और एंट्री सिर्फ कंट्रोल परमिशन के साथ सेफ्टी और रिसर्च पर्पज के लिए ही दी जाती है। वो उस रात जो डिजास्टर हुआ वो किसी एक गलती की वजह से नहीं, बल्कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स की चेन की वजह से हुआ। रिएक्टर का डिजाइन लो लेवल पर पहले से ही अनस्टेबल माना जाता था। सेफ्टी फीचर्स को मैन्युअली डिसेबल किया जा सकता था। ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्लियर नहीं थी और कमांड कल्चर ऐसा था कि इंस्ट्रक्शन को क्वेश्चन करना एनकरेज नहीं किया जा सकता था। टेस्ट के दौरान एबनॉर्मल रीडिंग्स और साइंस दिख रहे थे, फिर भी ऑपरेटर्स ने प्रोसेस को कंटिन्यू किया। थैंक यू।